गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। ये अपनी जो एआईबी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम 35 क्वेश्चंस आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने एआईबी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास वो नहीं ली है तो एमडीलो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाके और आप वीडियोस वाले ऑप्शन में जाके वो सीरीज देख सकते हो। ये जो एआईबी का एग्जाम 22 दिसंबर को है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई जा रही है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी राजस्थान के एपीओ के एग्जाम में भी आने वाले हैं तो उनसे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो फटाफट वो सीरीज देखो और कंटिन्यू 7 बजे ये चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन है 36 क्योंकि 35 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अस्वीकृत प्रस्ताव सृजित करता है। देखो अस्वीकृत मतलब जो स्वीकार नहीं किया है, ऐसा प्रस्ताव जो स्वीकार नहीं किया है वो क्या सृजित करता है, क्या क्रिएट करता है? कोई अधिकार क्रिएट नहीं करता, कोई दायित्व क्रिएट नहीं करता, पक्षकारों के मध्य अधिकार और दायित्व दोनों को क्रिएट करता है, न तो कोई अधिकार और न ही कोई दायित्व क्रिएट करता है। देखो जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ ही नहीं है तो ना तो उसमें राइट क्रिएट होंगे और ना ही लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से सुनना। ए एक पत्र बी को लिखता है, उस मूल्य पर प्रस्ताव का संचारण पूर्ण है। कब पूर्ण माना जाएगा कि जब ए ने एक पत्र लिखा बी को, तब ये कंप्लीट कब हो जाएगा? जब ए पत्र को बी के पते पर भेज देता है, या जब बी प्रस्ताव का पत्र प्राप्त करता है, या जब बी अपनी स्वीकृति प्रस्ताव के प्रति प्रेषित कर देता है, या जब ए स्वीकृति पत्र बी से प्राप्त कर लेता है। देखो इसने इसको लेटर भेजा तो ये कंप्लीट कब हो जाएगा? जब बी प्रस्ताव का पत्र प्राप्त कर लेता है। जैसे आपने मुझे एक प्रस्ताव भेजा, ये चीज कंप्लीट कब होगी? जब आपका प्रस्ताव मुझे मिल जाता है और मैं इसमें अपनी कंसेंट दे देती हूँ, अपनी सहमति दे देती हूँ, तब वो क्या हो जाएगा? ऐसे मूल्य पर प्रस्ताव का संचारण पूर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक पणयमदार मतलब जो गिरवी रखता है, पणयमदार गिरवी की गई वस्तुएं रख सकता है। कैसे रख सकता है? किसी ऋण के भुगतान के लिए रख सकता है, सही है। वचन के अनुपालन में रख सकता है, ये भी सही है। ऋण के हित में रख सकता है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई एक भी हो तो ये चीज पणयमदार गिरवी की गई वस्तुओं को रख सकता है, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रस्ताव प्रतिसहत का मतलब होता है रिवोक करना, खत्म करना। एक प्रस्ताव कब रिवोक हो जाता है? जब प्रस्तावक जिसने प्रपोजल किया है स्वीकृतिकर्ता को प्रतिसहरण के नोटिस के संचारण द्वारा, स्वीकृति हेतु ऐसे प्रस्ताव में विहित समय के अवसान पर, या प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन के द्वारा। देखो जब एक प्रपोजल को अपनों को खत्म करना है तो जब स्वीकृतिकर्ता को प्रतिसहरण के नोटिस के द्वारा भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। स्वीकृति ऐसे प्रस्ताव में विहित समय के अवसान पर मतलब जो टाइम था उस टाइम में अगर स्वीकृति नहीं दी तो वो खत्म हो जाएगा, या प्रस्तावक जिसने प्रपोजल दिया है उसकी डेथ हो जाने पर। तो इसका मतलब हमारे तीनों ही ऑप्शन में से किसी पर भी हम अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपकी अगर लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, क्वेश्चंस को अटेंड करना सीखो। मतलब कि या तो आप अपने साथ में एक नोटबुक ले लो या कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन देख रहे हो उसका फटाफट आंसर लिखो। इससे क्या हो जाएगा ना, एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। क्वेश्चन को रीड करने का वे और जल्दी रीड कैसे करना है, जल्दी समझना कैसे क्वेश्चन को, ये हो जाएगा। तो साथ के साथ आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखो और लास्ट में आप मुझे बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। जैसे अगर मान लो अपने 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, 35 में से अगर आपके
28 से लेके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब सिर्फ आपको एमसीक्यूज पे ही ध्यान देना है, अब किसी बेरेक में आपको नहीं उलझना, तो साथ के साथ आप इनको करेक्ट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित एक प्रस्ताव की स्वीकृति की कोटि में होती है। निम्नलिखित एक प्रस्ताव जो होता है स्वीकृति की कोटि में कब हो सकता है? यदि स्वीकृतिकर्ता जो एक्सेप्ट करने वाला है ऐसे प्रस्ताव की शर्तों का अनुपालन करता है तो मतलब वो स्वीकृत हो जाएगा। यदि स्वीकृतिकर्ता एक प्रतिलोम वचन के लिए कोई प्रतिफल एक्सेप्ट करता है जिसे एक प्रस्ताव के साथ किया जा सकेगा, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई एक स्वीकृति की कोटि में है, न तो ए न बी। देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ऊपर वाले दोनों ही ऑप्शन में से हो सकते हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में, कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, स्वीकृति की कोटि में आ सकता है। अब देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। एल 5 लाख की एक धनराशि जेड को भुगतान करने के लिए संविदा करता है। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 लाख रुपए देने हैं। यदि जेड अग्नि के कारण अपने घर में कोई क्षति उठाता है, अगर जेड के घर में कोई आग लग जाती है, जेड धनराशि के लिए अपना दावा व्युत्पन्न कर सकता है। इसके घर में आग लगी है तो क्या ये क्लेम कर सकता है किसी भी समय पे? केवल उसके घर में आग लग जाने पर, केवल आग उसकी अचल संपत्तियों की क्षति पर, या कभी नहीं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पे जेड क्लेम कर सकता है जब उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी क्षति हुई है आग लगने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संविदा करने के लिए सक्षम है? कॉम्पिटेंट कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एक व्यक्ति जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, मेजर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। पागल व्यक्ति कॉम्पिटेंट है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। स्वस्थ चित एक व्यक्ति, यस साउंड माइंड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। एक व्यक्ति जिसे किसी विधि के अधीन संविदा करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, ये भी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है कि एक स्वस्थचित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उपनिधानकर्ता उपनिधान की गई वस्तुओं में त्रुटियों को उपनिहिति को प्रकट करने के लिए बाध्य है। यस सही बात कर रहे हैं कि जब उपनिधानकर्ता अगर किसी वस्तु को कर रहा है तो जितनी भी त्रुटियां हैं उसको प्रकट करने के लिए वो बाउंड किया गया है। जिसके उपनिधानकर्ता विज्ञ है, जानकार है, जो उपनिहिति की गई वस्तुओं के प्रयोग के साथ तात्विक रूप में हस्तक्षेप करेगी, जो उपनिहिति को असाधारण जोखिम में डाल देगी, तो ये सारी चीजें ही प्रकट करने के लिए बाध्य है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, कोई गिरवी चीजें रखी जाती है तो उसमें फैक्ट्स को छुपाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है, नेगेटिव सेंस पूछ रहे हैं, यदि वह कारित की गई है कि एक कंसेंट अगर आप बल से देते हो तो वो फ्री नहीं है, मिथ्या व्यपदेशन से देते हो तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं है, असम्यक प्रभाव में देते हो तो भी फ्री कंसेंट नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई एक की स्वतंत्र सहमति नहीं है यदि कारित की गई है इन तीनों में से किसी के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जब कोई व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को करार में प्रविष्ट होने मतलब एंटर होने के लिए विवश करने के इंटेंशन के साथ डैश डैश डैश, तो ये प्रयोग कोटि में आता है। ऐसे एक अन्य व्यक्ति पर विधि द्वारा निषिद्ध कोई कृत्य कारित करता है या धमकी देता है। ऐसे एक अन्य व्यक्ति की कोई संपत्ति विधि विरुद्ध रूप में रोके रखता है या रोक रखने की धमकी देता है, या तो ए या बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है कि जब ऐसे व्यक्ति विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है या धमकी देता है या कोई विधि विरुद्ध रूप से कोई कार्य में लगा हुआ है तो इस इंटेंशन के साथ प्रयोग में कोटि में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, जेड एक संविदा आर को मालों का परिधान करता है कि ये वापस कर दी जाएंगी जब प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है, तो मालों का परिधान उपनिधान माना जाएगा। जेड उपनिधान करता है, सही है, आर उपनिहिति है, उपरोक्त सभी कथन शुद्ध है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, सारे ही ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, धोखा देने मतलब कपट करने या अन्य पक्षकारों को संविदा में प्रविष्ट होने के लिए
प्रेरित करने के इंटेंशन के साथ कपट डैश 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 को शामिल करता है। पक्षकार जो सत्य होने का विश्वास नहीं रखता है के द्वारा उस बात का सुझाव देना जो सही नहीं है, पक्षकार द्वारा तथ्य की जानकारी होते हुए उसको छुपाना, एक वचन देना जिसको संपादित करने के इंटेंशन के बगैर किया गया, उपरोक्त में से कपट की प्रत्येक कपट की कोटि में आता है। ये सारे ही फ्रॉड माने जाते हैं। देखो, फ्रॉड में धोखा देने का इंटेंशन होता है, फैक्ट को छुपाया जाता है और ऐसा प्रॉमिस किया जाता है जिसको पूरा करने का आपका इंटेंशन नहीं है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो ये सारे ही क्या माने जाते हैं? फ्रॉड माने जाते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जब एक एग्रीमेंट को सहमति के द्वारा धारित किया जाता है तो संविदा सहमति प्रदान करने वाले पक्षकार के विकल्प पर वॉइडेबल है जब बल प्रयोग द्वारा, फ्रॉड द्वारा, रिप्रेजेंटेशन द्वारा, उपरोक्त में से कोई भी। अगर इनमें से किसी भी द्वारा चाहे बल का प्रयोग किया गया है, फ्रॉड किया गया है, मिथ्या रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो उस जिस पक्षकार के साथ ये सब होता है ये उसके ऑप्शन पर वॉइडेबल है कि ऐसा फ्रॉड होने के बावजूद भी वो उसको वैलिड करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को या वॉइड करना चाहता है। तो 48 में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 49, देखो जेड जो है झूठा व्यपदेशन आर को करता है कि 500 मन नील उसकी फैक्ट्री में प्रति वर्ष बनाई जा रही है। झूठ बोल रहा है, फैक्ट को छिपा रहा है कि मेरी फैक्ट्री में इतना माल बनता है और तद द्वारा आर को फैक्ट्री खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी संविदा आरंभतः शून्य है, आर के विकल्प पर शून्य करनी है, अवैधानिक है या वैध है। स्टार्टिंग से ही अगर कोई बात फ्रॉड पर टिकी होती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एब इनिशियो वॉइड माना जाता है, स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है। लेकिन देखो इसमें एक चीज ये है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते हो, जब आप फैक्ट छुपाते हो तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाता है। लेकिन अब ये सामने वाली पार्टी पर भी डिपेंड करता है कि वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वैलिड डिक्लेयर भी कर सकती है। जैसे कि इसने झूठ बोला कि 500 मन नील मेरी फैक्ट्री में होती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है? 400 मन नील होती है। तो अब यहाँ पर इस पार्टी पे आर पे ये ऑप्शन है कि चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। जब दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं तो इसको अपने बोलते हैं वॉइडेबल, तो इसको अपने बोलते हैं वॉइडेबल। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि आर के विकल्प पर शून्य करनी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन किसके पास है? पार्टी के पास है कि वो उसको वैलिड डिक्लेयर करना चाहती है, वॉइड डिक्लेयर करना चाहती है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पण्यमकर्ता मतलब जो गिरवी रखता है के पक्ष पर उल्लेखित समय पर कर्ज का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब होता है देरी करना, डिफॉल्ट करना, पण्यमदार को हकदार बना देता है। जब आप कोई चीज गिरवी रख रहे हो, जिस व्यक्ति को गिरवी रख रहे हो उसके पास कब कोई राइट क्रिएट हो जाता है? ध्यान से देखो, कर्ज के संबंध में पण्यमकर्ता के विरुद्ध एक वाद कर सकता है, सही है। गिरवी रखी गई वस्तु को प्रतिभूति के रूप में रोक रखने के लिए रोक भी सकता है, जब तक आप उसे अमाउंट उसकी नहीं दे देते तब तक वो आपकी चीज को रोक भी सकता है। नोटिस पण्यमकर्ता को देने के पश्चात गिरवी रखी गई वस्तु को बेचने का, यस नोटिस देके आप उसकी चीज को जो गिरवी रखी गई है बेच भी सकते हो। ये भी राइट किसके पास है? पण्यमदार को है। तो सारे ही हमारे राइट क्रिएट हो जाते हैं जब इस तरीके का डिफॉल्ट किया जाता है, तो पण्यमदार के पास ये अधिकार होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, एक उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो डैश डैश के लिए किया गया है एक करार विधि विरुद्ध होगा। कब? जब वह विधि द्वारा निषिद्ध है, एक अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उपहति संलिप्त करता है, अनैतिक है या लोक नीति के विरुद्ध है। सारे ऑप्शन करेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट अगर इन इंटेंशन में से किसी से किया जाता है तो ऐसा करार विधि विरुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जब एक व्यक्ति सकारात्मक रूप से एक तथ्य का कथन करता है जो सत्य नहीं है, आप पॉजिटिव सेंस में जो बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता है आप तो झूठ बोल रहे हो,
वह इसका सत्य होने का विश्वास रखता है, वहां मिथ्या व्यपदेशन किया है, कपट किया है, असम्यक प्रभाव है या बल प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पे फैक्ट को छिपाना मतलब झूठी बात करना क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में तो यहाँ पर किसी बात के बारे में जो आप जानते हो कि वो सही नहीं है लेकिन सामने वाले को सही बना के रिप्रेजेंट करते हो, तो ये मिथ्या रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो 52 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात, एक पक्षकार द्वारा धोखा देने के लिए एक प्रयास मात्र, एक पक्षकार को धोखा देने के लिए जब आप प्रयास करते हो तो ये कपट माना जाएगा, कपट नहीं माना जाएगा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा या बल प्रयोग माना जाएगा। देखो धोखा देने का प्रयास करना, अभी धोखा दिया नहीं है तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा जब तक अन्य पक्षकार को वास्तव में धोखा नहीं दे दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट या प्रयास करना पनिशेबल नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। देखो जेड प्रस्ताव आर को संबोधित सम्यक रूपेण पर्याप्त स्टाम्प लगे हुए स्वीकृति का एक पत्र भेजता है। जेड ने एक प्रस्ताव भेजा आर को, उस पे अपने सिग्नेचर करके स्वीकृति के लिए। यह सृजित करती है एक संविदा जो प्रस्तावक के विकल्प पर वॉइडेबल है, एक संविदा जो स्वीकृतिकर्ता के विकल्प पर वॉइडेबल है, या एक वैध संविदा या एक अवैध संविदा। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या हो जाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो 54 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है यदि अन्य पक्षकार द्वारा कारित कपट के द्वारा पहचान के बारे में एक पक्षीय त्रुटि है तो संविदा क्या मानी जाएगी। देखो जब भी किसी पक्षकार में कोई ऐसा फ्रॉड के द्वारा त्रुटि की जाती है तो उसमें वो क्या माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, शून्य संविदा मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं 56 ए 1 लाख का बी को भुगतान करने के लिए संविदा करता है यदि बी का घर जल जाता है। यह एक आकस्मिक संविदा है, घटना किस पे डिपेंड करती है, घटना घटित होती है या नहीं होती है, तो ये एक आकस्मिक संविदा मानी जाएगी। तो 56 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं एक एजेंट एक व्यक्ति है जो नियोजित किया जाता है किसके लिए, एक अन्य के लिए, कोई कार्य करने के लिए। सही बात है, हम एजेंट कोई अदर व्यक्ति के लिए अपॉइंट करते हैं, कोई अदर काम करने के लिए। एक अन्य व्यक्ति का तृतीय व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में प्रतिनिधित्व करने के लिए। सही है, हम एजेंट को तभी अपॉइंट करते हैं। दोनों ए और बी है ना, तो ए या बी, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हम एजेंट को इसीलिए अपॉइंट करते हैं ताकि वो जाके हमारा थर्ड पर्सन के सामने जाके रिप्रेजेंटेशन करे। नेक्स्ट, एक घटना घटित होने की असंभावना, देखो यहाँ पे असंभावना आकस्मिक संविदा बना देती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये जो संविदा होती है ये शून्य संविदा मानी जाती है जो किसी असंभावित घटना पर घटित होती है। बीमा की एक संविदा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी है, आकस्मिक संविदा होती है, क्योंकि जब हम बीमा करवाते हैं तो वो किसी इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे घर का बीमा करवाया, घर में आग लगेगी तो हमें पैसा मिलेगा, तो ये एक इंसिडेंटल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे के लिए प्रतिफल को पूरा करने वाला वचन जाना जाता है, एक दूसरे के लिए पूरा करने का वचन जाना जाता है प्रतिलोम वचन के रूप में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 60 क्वेश्चन में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए 10,000 रुपए का भुगतान बी को करने के लिए सहमत होते हैं यदि बी दो समांतर सीधी रेखाओं के मध्य स्थान को समाप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये दो सीधी लाइन जा रही है, इसको तुम्हें आगे जाके मिलाना है, भाई दो सीधी लाइन है वो आगे जाके नहीं मिल सकती, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है,
असंभव घटना पर आधारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, यदि वचनदाता वचन पूरा करने के पहले ही मृत हो जाता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसने प्रपोजल, जिसने एग्रीमेंट, जिसने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर वो मर जाता है तो उसकी जगह पे हमेशा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। याद रखना कि यदि वचनदाता वचन पूरा करने के पहले ही मर जाता है तो क्या किया जाएगा, मृतक का विधिक प्रतिनिधि उसे बिना पूरे किए गए वचन को पूरा करने के लिए बाध्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक संविदा में यदि कोई वचन स्वयं वचनदाता द्वारा संपादित किए जाने हेतु अपेक्षित है तो ऐसे वचन का अनुपालन ऐसे वचनदाता द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। सही कथन है, ट्रुथ बात मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखो, तीन व्यक्ति जेड, आर और एल, तीन व्यक्ति है जेड, आर और एल, संयुक्त रूप से ए को, तीनों मिलकर ए को 10,000 रुपए का भुगतान करने का प्रॉमिस करते हैं। तीनों बोलते हैं कि हम ए को 10,000 रुपए दे देंगे। ए वचन दी गई धनराशि का भुगतान करने के लिए किसको विवश कर सकता है, या तो जेड, या तो आर, या तो एल, इन तीनों में से एक को। ना तो जेड, न तो आर, न तो एल को, या तो जेड को या आर को, या तो आर को या जेड को। देखो यहाँ पे ए इन तीनों में से किसी को भी फोर्स कर सकता है वो राशि देने के लिए। तो 64 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जेड को करता है फोर्स, आर को करता है या एल को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अभिकर्ता को प्राधिकार डैश डैश है तो इसे विवक्षित प्राधिकार होना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में परिस्थितियों से निष्कर्षित किया जाता है तो इसे विवक्षित प्राधिकार होना माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वचन का अनुपालन किसी रीति में या किसी समय किया जा सकेगा जो वचनदाता विहित करता है या स्वीकृत करता है, जो वचन ग्रहीता विहित करता है या स्वीकृत करता है, जो या तो वचन ग्रहीता द्वारा या वचनदाता द्वारा विहित है। तो जब कोई एग्रीमेंट किसी प्रॉमिस को पूरा करने में किसी समय किया जा सकेगा जब या तो वचन ग्रहीता उसे एक्सेप्ट करता है या वचनदाता द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एक पारस्परिक संविदा में यदि एक पक्षकार अन्य पक्षकार को अपने वचन का अनुपालन करने से रोकता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या इस प्रकार रोकने वाले पक्षकार के विकल्प पर शून्य हो जाएगा, या रोके गए पक्षकार के विकल्प पर वॉइडेबल होगा। यस, जिसको आप रोक रहे हो उसके पास ऑप्शन हो जाएगा कि या रोकने के बावजूद भी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करना चाहता है या वैध करना चाहता है। तो 67 में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 68, ध्यान से देखो, जेड डाक द्वारा एक पत्र आर को भेजता है, उसे अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करते हुए आर द्वारा भेजे गए एक पत्र के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। आर अपनी स्वीकृति प्रतिसंहत कर सकेगा। अब आर ने जो अपनी स्वीकृति दी है वो कब खत्म कर सकेगा, तो यहाँ पे हमें कहा है कि जब जेड तक अपना स्वीकृति पत्र पहुंचने से पहले पहले किसी भी समय कर सकता है। जैसे आपने मुझे प्रपोजल भेजा कि आप मुझे अपना घर बेचना चाहते हो, तो मैंने क्या किया, अपनी स्वीकृति दे दी कि यस मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी स्वीकृति आपके पास पहुंची नहीं है और मुझे लगता है कि नहीं मुझे घर नहीं खरीदना। तो जब तक मेरा लेटर आपके पास पहुंचता है उससे पहले पहले ही मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे आपका घर नहीं खरीदना, मैंने गलती से उस पे एक स्वीकृति लेटर भेज दिया है, तो आपके पास पहुंचने से पहले पहले मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जब असम्यक प्रभाव द्वारा एक संविदा की सहमति धारित की जाती है तो संविदा, देखो जब असम्यक असर आप क्या कर रहे हो, एक असम्यक प्रभाव पर एक संविदा की सहमति ले रहे हो, तो ऐसी पक्षकार की जो पक्षकार के विकल्प पर क्या मानी जाएगी, वॉइडेबल मानी जाएगी, शून्य करणीय मानी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति जो सामान्यतया अस्वस्थित है किंतु कभी कभी स्वस्थित है तो वह संविदा कर सकता है जब स्वस्थित है, स्वस्थित है किंतु कभी कभी अस्वस्थित है वह संविदा नहीं कर सकता जब स्वस्थित है। दोनों ए और बी शुद्ध है। सही बात कर रहे हैं कि जब एक पागल व्यक्ति जिस टाइम पे सही हो जाता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए
अगर अपने नफा नुकसान समझ सकते हैं तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम माना जाएगा। तो ये आज के हमारे 35 क्वेश्चंस थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखो इससे पहले 35 कर चुके हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अपनी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया, बीएनएस अपना चल रहा है। अब ये बीएनएस के जो एमसीक्यूज हैं वो यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में चल रहा है। 59 रुपीज की मेंबरशिप अगर आप बाय करते हो तो लमसम आपको अभी प्रेजेंट में 500 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बीएनएस भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर एमडी लो क्लासेस पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और बीएनएस हो रहा है, बीएनएस हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसके बाद हम एसआरए कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर एमडी लो क्लासेस में। तो फटाफट एआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं यहाँ पे एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो और लमसम 90% चांसेस है यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है उसके लिए मुझे कॉमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको पहले किस सब्जेक्ट पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।